नमस्कार दोस्तों। साल 2023 बीत रहा है। 2024 का साल दरवाजे पर खड़ा है। बीते साल में सियासी गतिविधियां बहुत हुई। कई चुनाव हुए, कई राज्यों में चुनाव हुए। किसी की हार हुई, किसी की जीत हुई। कई राज्यों में बीजेपी कांग्रेस से सत्ता झटक कर ताजपोशी करने में कामयाब हुई। कुछ राज्यों में कांग्रेस को कामयाबी मिली, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे तेलंगाना। लेकिन 2024 का साल जो अब शुरू हो रहा है वो बहुत अहम है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। आज से करीब करीब 3 महीने बाद चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा, अप्रैल के पहले सप्ताह में। तो अब सबकी नजर है कि 2024 में क्या होने वाला है। और 2024 में अगर देखें तो दिन वक्त बहुत कम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले 3 महीने बहुत कम होते हैं। सबकी अपनी सियासी तैयारियां हैं, सबकी पेशबंदी है, गोलबंदी है। एक तरफ मोदी और उनकी मशीनरी है, मोदी की लोकप्रियता है, राम मंदिर का उद्घाटन है, उद्घाटन के पहले बीजेपी की तरफ से माहौल बनाने की तमाम तरह की कवायद है, मीडिया की पूरी ताकत है जो लगातार राममय देश को बनाने की कोशिश में है। मंदिर की तस्वीरें आ रही है, नेताओं को किन्हें न्योता दिया गया है उनके बारे में जानकारियां आ रही है। पूरी जानकारी कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे रोड शो करेंगे अयोध्या में, और कितने साधु पहुंचेंगे, कितने संत पहुंचेंगे, हजारों लोग पहुंचेंगे। और 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उसके बाद से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक लगातार देश में राममय माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी और मीडिया, मोदी और मीडिया के साझा उपक्रम के तहत होगा, और उसी बीच चुनाव होगा। तो इसलिए चुनाव अहम है। और इससे पहले आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन की बैठकों के दौर 4 बैठकें हो चुकी। सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा है कि जनवरी में सीट शेयरिंग पर कोई सहमति बनेगी। अब वो कब बनेगी, क्या बनेगी, कितनी बनेगी, इस बीच आज राहुल गांधी की तरफ से भारत न्याय यात्रा का ऐलान किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर चुके। भारत न्याय यात्रा जो 14 जनवरी से शुरू होगी मणिपुर से, पूर्वोत्तर के उस राज्य से जहां हिंसा हुई थी कई दिनों तक, कई महीनों तक। ऐसी हिंसा, हजारों लोग बेघर हुए, 200 से ज्यादा लोग मारे गए, और हिंसा होती रही, घर जलते रहे, लोग बेघर होते रहे, रेप होता रहा, महिलाओं के साथ दरिंदगी होती रही, लड़कियों को, महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता रहा, सुप्रीम कोर्ट का हंटर पड़ता रहा। प्रधानमंत्री मोदी अब तक मणिपुर नहीं गए। मणिपुर का नाम भी, मणिपुर के शब्द का इस्तेमाल भी उन्होंने तब किया जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, वरना बचते तो रहे मणिपुर का जिक्र करने से भी। लेकिन उसी मणिपुर से राहुल गांधी यात्रा शुरू कर रहे हैं, भारत न्याय यात्रा। तारीख मुकर्रर की गई है 14 जनवरी, और ये यात्रा कई राज्यों से, 14 राज्यों से गुजरते हुए, 85 जिलों से गुजरते हुए, नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी से गुजरते हुए मुंबई में यह यात्रा खत्म होगी 20 मार्च को। और जब 20 मार्च को यात्रा खत्म होगी, तब चुनाव के लिए समझे 10 दिन या 15 दिन का वक्त हो, या कहें कि चुनाव की आहट इस कदर होगी कि सारी विसात बीत चुकी होगी और देश में एक माहौल बन चुका होगा। तो क्या होगा, किन किन मुद्दों पर चुनाव होगा, क्या मुद्दे प्रभावित करेंगे। राहुल गांधी अगर एक बार फिर से भारत न्याय यात्रा के नाम से एक लंबी यात्रा पर, 6200 किलोमीटर की यात्रा पर निकल चुके हैं, उसका अंजाम क्या होगा, उससे हासिल क्या होगा। एक यात्रा राहुल गांधी ने तब निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, अगर सियासी फायदे, नफा नुकसान के संदर्भ में देखें तो बहुत फायदा तो नहीं हुआ। तो क्या ये यात्रा उस यात्रा से कुछ अलग होगा कांग्रेस के लिए, या ये यात्रा, इसका अंजाम हासिल बीजेपी के लिए कुछ नुकसानदेह परेशानी खड़ी करेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब देने के लिए स्क्रीन में इतनी देर से आप देख रहे हैं योगेंद्र यादव जी हैं। हम सब लोग कहते हैं गुजरे जमाने के सेफोलॉजिस्ट, अभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। भारत जोड़ो यात्रा में योगेंद्र यादव जी को हमने अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा के यात्री के तौर पर हमने देखा। स्वराज अभियान के कर्ता धर्ता है, भारत जोड़ो आंदोलन के संयोजक हैं, और एक तरह से भारत जोड़ो यात्रा को करीब से देखा। मैं नहीं जानता हूं कि भारत न्याय यात्रा के यात्री होंगे या नहीं, लेकिन उनसे समझने की कोशिश करेंगे इस यात्रा का मकसद, और 3 महीने बाद जो चुनाव होगा उस चुनाव की दिशा अभी क्या दिख रही है। और इन सब के बीच राम मंदिर से, जो राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पर जो देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, हर चैनल पर, हर घंटे, हर मिनट जो कवरेज हो रहा है, क्या ये चुनाव को प्रभावित करेगा, या बीजेपी 2024 भी उसी तरह से जीतेगी जैसे 2019 में। तो ऐसे कई सवाल हैं। शुरुआत योगेंद्र यादव जी भारत न्याय यात्रा से। भारत जोड़ो यात्रा
जिसके आप यात्री रहे, भारत न्याय यात्रा। पहले तो ये कि क्या इस यात्रा में आप शामिल होंगे जैसे भारत जोड़ो यात्रा में थे? अजीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो उसमें मैं केवल व्यक्तिगत हैसियत से शामिल नहीं हुआ था। देश के तमाम जन आंदोलनों ने फैसला लिया था कि हम सब मिलके, चाहे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है चाहे विपक्ष में, लेकिन ये यात्रा इस देश के लिए बेहद जरूरी है, हम इसका समर्थन करेंगे। अब जबकि भारत न्याय यात्रा की घोषणा हो गई, तो भारत जोड़ो अभियान में हम इसको लेके जाएंगे, अपने तमाम साथियों के बीच में रखेंगे और उसमें जन आंदोलनों की क्या भूमिका है, कांग्रेस की तरफ से भी ये बात स्पष्ट की जाएगी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने आमंत्रित किया था देश के तमाम संगठनों को। इस यात्रा का स्वरूप जो तक हमें जानकारी है वो थोड़ा सा भिन्न है। ये यात्रा वो नहीं है जिसमें हजारों यात्री साथ में चलेंगे। तो इस यात्रा में, लेकिन ये यात्रा समाज को छूने की यात्रा है, तो जाहिर है जन आंदोलनों की कोई ना कोई भूमिका रहेगी। और 2024 के जो महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि मैं इन्हें केवल संसद का चुनाव नहीं मानता अजीत भाई, तकनीकी रूप से लोकसभा का चुनाव है, लेकिन इसका महत्व कुछ वैसा ही है जैसे संविधान सभा के चुनाव जैसा हो। इस संदर्भ को देखते हुए जाहिर है जन आंदोलन इसमें अपनी भूमिका अदा करना चाहेंगे और वो चाहेंगे तो हम जैसे लोग भी जुड़ेंगे अपनी किसी ना किसी तरीके से। लेकिन ये उस तरह की यात्रा नहीं है जिसके अंदर लोग पैदल चल रहे हैं, हजारों लोग झंडा लेके चल रहे हैं। बिल्कुल अलग तरह की यात्रा होगी मेरे विचार से। तो जैसे जैसे इसकी और तफसील पता लगेंगी उसके हिसाब से एक भूमिका तय होगी। लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से, मैं समझता हूँ विपक्ष की तरफ से एक पहला बड़ा मूव है इस चुनाव में। जो चुनौती थी, चुनौती, तीन बड़ी चुनौती हैं। पहली चुनौती ये कि जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, खासतौर पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव आए, परिणाम आए, अब आंकड़े जो भी, सच ये है कि उस विपक्ष को और कांग्रेस को धक्का लगा और एक औसत व्यक्ति जो बीजेपी की हार चाहता है, जो कांग्रेस का वोटर रहा होगा, वो व्यक्ति अपने आप, उसका एक मनोबल टूटा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल टूटा है, ये हकीकत है। तो ये पहली चुनौती। दूसरी चुनौती ये है कि इंडिया कोएलिशन बन तो गया है, लेकिन बनने के बाद क्या हुआ है, कुछ आगे बढ़ता हुआ मामला दिखाई नहीं देता। 19 तारीख की बैठक हुई, बैठक में ये घोषणा हुई कि सीट एडजस्टमेंट होगा। अब सीट एडजस्टमेंट होगा, इसमें तो किसी को संदेह नहीं था, ये तो होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, कोई तस्वीर सामने नहीं आई है और लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि पता नहीं टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो दूसरी ये चुनौती है साबित करने की। और तीसरी चुनौती जिसका आपने जिक्र किया, 22 जनवरी को देश भर में एक खास तरह का माहौल बनाने की कोशिश। आप राममय कह रहे हैं, बहुत सुंदर शब्द है, मैं तो उसका प्रयोग नहीं करूंगा। अगर सचमुच इस देश को राममय कर दें तो मुझे कम से कम कोई ऐतराज नहीं होगा। इस देश में मर्यादा होगी, इस देश में अनुशासन होगा, इस देश में सौम्यता होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा पूरे देश में आ जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन होगा जो वो ये कि राम के नाम पर इस देश में जो किया जाएगा उसका आस्था से, मर्यादा से, धर्म से कोई संबंध नहीं है। वो शुद्ध राजनीति, शुद्ध पैतरेबाजी, वोट वोट जुगाड़ करने के पेंच और उन्माद फैलाने की कोशिश, ये होगी इस देश में। तो तीसरी बड़ी चुनौती ये है कि जब पूरे देश में ये हो रहा होगा, उस वक्त इसका क्या जवाब दिया जाएगा। तो जब हम भारत न्याय यात्रा के बारे में सोचें तो प्रश्न ये होना चाहिए कि इन तीनों का किस हद तक ये यात्रा जवाब दे पाएगी। आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा चुनावी रूप से बहुत सफल नहीं हुई। मैं थोड़ी सी अलग राय रखता हूं। भारत जोड़ो यात्रा ने ये संभव बनाया कि कांग्रेस कर्नाटका में वापस आ सकी, संभव बनाया कि तेलंगाना में जीती। केवल भारत जोड़ो यात्रा के चलते ना तो कर्नाटका में जीती ना तेलंगाना, हाँ, क्योंकि लेकिन एक फिर काउंटर संभावना होगा थी। कि अगर भारत जोड़ो यात्रा से तेलंगाना और कर्नाटक जीती तो फिर राजस्थान और एमपी भी गए, वहां क्यों हार गई? जी, जी, जी। कोई एक यात्रा कभी भी किसी चुनाव परिणाम को पूरा बदल नहीं सकती। वो उसको एक आपके वर्कर में, देखिए भारत जोड़ो यात्रा ने क्या किया? उस यात्रा ने एक औसत कांग्रेस के वर्कर में एक अपनी ही पार्टी के प्रति विश्वास पैदा किया, अपने नेतृत्व में आस्था पैदा की और राहुल गांधी के व्यक्तित्व के बारे में देश में जो छवि बनी हुई थी उसको बदला।
इतने भर से चुनाव नहीं जीता जाता, लेकिन ये एक संभावना क्रिएट करता है और वो संभावना राजस्थान में भी हुई, मध्य प्रदेश में भी हुई। कहीं पे उसका फायदा उठाने की स्थिति में पार्टी आई, कई जगह पे नहीं आई। अ, कुल मिला के मुझे लगता है कि ये तो स्पष्ट है कि राहुल गांधी जब तक जनता के बीच में, तब तक वो उपयोगी है। मतलब वो चुनाव से पहले सबसे उपयोगी काम जो कर सकते हैं वो ये कि वो जनता के बीच में आए। तो उस लिहाज से उन्होंने समझदारी का फैसला लिया है। समझदारी का फैसला ये है कि जनता के बीच में रहेंगे उन 2 महीने जब पूरे देश में चुनाव का माहौल होगा। बजाय कि आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और कोई आपको समन आ रहे हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उससे कहीं बेहतर है जब राहुल गांधी जनता के बीच में रहें। उससे एक ऊर्जा जनरेट हुई है, उत्साह जनरेट हुआ है। क्या वो पर्याप्त होगा इस टूटते मनोबल को उठाने के लिए? ये हमें देखना होगा। अभी ये अब भी यही। स्पष्ट नहीं है कि इस हम्म, यात्रा में ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन के बाकी पार्टनर्स को किस तरह से जोड़ा जाएगा। मुझे हम्म, उम्मीद है कि जोड़ने का कोई तरीका निकाला जाएगा, क्योंकि ऐसे माहौल में जब आप इंडिया गठबंधन को खड़ा कर रहे हैं, ऐसे में केवल एक पार्टी और एक व्यक्ति की यात्रा दिखेगी तो उससे बहुत फायदा नहीं होगा। हम्म। वो पूरे गठबंधन की यात्रा बने, ये बहुत जरूरी रहेगा। लेकिन और इस गठबंधन की रास्ते में यात्रा बने, सही आपने कहा कि बेहतर होता कि ऐसी इंडिया गठबंधन की यात्रा होती और अलग अलग स्टेट से अलग अलग वक्त पर अलग अलग लीडर, जो रीजनल लीडर हैं, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, वो शामिल होते कि बंगाल में ममता बनर्जी होती, वैसे यूपी में अखिलेश यादव होते, झारखंड में हेमंत सोरेन होते, बिहार में तेजस्वी होते, अलग अलग जो 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 रूट है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने कह दिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत न्याय यात्रा है, तो जाहिर है वो एक पार्टी और एक व्यक्ति की यात्रा है। न्योता सबको जाएगा, जिनको जैसे पिछली बार भी कुछ लोगों को न्योता गया था, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं आए। अखिलेश यादव ने नहीं ज्वाइन किया था। पिछली बार और जहां वो तक मुझे स्थिति अगर ध्यान चुनाव है। के 3 महीने पहले हुई तो उसके संकेत अच्छे नहीं जाएंगे, जो आप इशारा कर रहे हैं कि अगर एक गठबंधन है, एक यूनाइटेड फ्रंट है, तो यूनाइटेड हर कैंपेन में दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 67 दिन का कैंप, ये 66 दिन 67 दिन है जो मैंने जोड़ा, कि 67 दिन आप एक अलग ही यात्रा लेकर एक दिशा से दूसरी दिशा में जा रहे हैं। आपके सहयोगी दल गठबंधन, जिसके दम पर आप कुछ सियासत बदलने या ताज बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे दूर हो जाए, दूर रहें। जी, अगर हर चीज में यूनाइटेड न भी दिखाई दे तो कम से कम हम्म, टूटन का संकेत ना जाए, अलग हम्म, अलग दिशा में जाने का संकेत न जाए, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। ये बात 1 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा में की जा सकती थी, लेकिन अब चुनाव से 3 महीना पहले ये संभव नहीं है। इसका बहुत नुकसान, छोटे छोटे हम्म, बयान का खामियाजा, अखिलेश वखिलेश कहने का खामियाजा हो जाता है। दयानिधि मारान ने 4 साल पहले क्या बोला था उसका हो जाता है, नीतीश कुमार ने क्या बोला था। इसलिए इतना संवेदनशील समय है कि कोई टूटन का और क्रॉस पर्पस पे काम करने का संकेत न जाए, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए हम्म, कांग्रेस ने क्या किया है, अंदरूनी क्या बातचीत हुई है, अभी हमें पूरा पता नहीं है। लेकिन निश्चित ही कहीं ना, जहां तक मुझे याद है, पिछली भारत जोड़ो यात्रा में शुरुआत में ही पहले दिन ही स्टालिन शामिल हुए थे। स्टालिन ने पहले बिल्कुल दिन बिल्कुल। कन्याकुमारी आके हम्म, हमारे सामने शामिल हुए थे। हम्म, 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 उसके अलावा दूसरा मुख्य स्टेट था महाराष्ट्र, जहां हम्म, एनसीपी और शिवसेना दोनों के लोग उसमें शामिल हुए थे। हम्म, हम्म। वो बहुत ज्यादा आदित्य गठबंधन के ठाकरे भी आए क्षेत्रों से थे। गुजरी भी नहीं। हम्म, जी जी जी। हम्म, हम्म, वो यात्रा बहुत ज्यादा गठबंधन के क्षेत्रों से गुजरी भी नहीं थी। हम्म, ज्यादा चुनौती अब हो, क्योंकि ये हम्म, ज्यादातर गठबंधन के राज्यों से गुजरेगी। अब हम्म, आसाम में 12 पार्टियों का गठबंधन बन चुका है कांग्रेस के नेतृत्व में, जिस पे हम्म, नेशनल मीडिया का भी ध्यान नहीं गया है। हम्म, बंगाल जाएंगे तो ममता दी का क्या रुख है ये तो देखा ही जाएगा। बंगाल से बिहार की तरफ मुड़ेंगे तो एकदम राजद और जदयू उसके बारे में अ, मतलब शामिल हो जरूरी नहीं, लेकिन कहीं एक टकराहट की स्थिति ना बने, ये बेहद जरूरी होगा उस समय जबकि पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है। हम्म, तो ये एक जरूरी सवाल है। इसके बारे में हमें कुछ और जानना होगा कि हम्म, अभी तक क्या दूसरी पार्टियों को न्योता दिया गया है, क्या दूसरे आंदोलनों को, किन किन लोगों को क्या न्योता दिया गया है, ये सब अभी हमें जानकारी नहीं। जो बड़ा सवाल है वो ये तीसरा जो आपने पूछा था कि हम्म, जहां पूरे देश में धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने की कोशिश होगी और राम हम्म, के नाम का इस्तेमाल करके वोट झटकने का एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा,
उस वक्त इस यात्रा के पास क्या ऐसा संदेश होगा जो उसको काट सके, उस वोट की रणनीति का, कूटनीति की एक काट पैदा कर सके। अब जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना है उसके हिसाब से एक चीज तो साफ दिखाई देती है कि ये यात्रा अब केवल मोहब्बत की दुकान की बात नहीं करेगी, उससे एक कदम आगे जाके न्याय जो शब्द है, न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये सब जी, जयराम तीनों की रमेश बात ने कहा की है। है। अब जी, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है आने वाले कुछ दिनों में हमें पता लगेगा, क्योंकि न्याय योजना का इस्तेमाल कांग्रेस ने 2019 में किया था। उस वक्त 72,000 न्याय का का मतलब जो था, जो बहुत हाँ देर से जी, आया, जो जी 6,000 लोगों ने स्वीकार कर लिया, 72,000 को रिजेक्ट कर दिया। जी, दिक्कत हुई। तो ये एक स्पेसिफिक योजना का नाम, लेकिन अब जब भारत न्याय यात्रा का नाम लिया जा रहा है, तो जाहिर है न्याय शब्द को ज़्यादा व्यापक अर्थ में देखा जा रहा है। वहाँ न्याय का मतलब अ बेरोज़गारी के सवाल से निश्चित ही जुड़ेगा, जिसका राहुल गांधी बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं। उन्होंने संसद पे हमले के संदर्भ में भी उसका ज़िक्र किया। वो कहीं न कहीं जाति जनगणना के सवाल से ज़रूर जुड़ेगा, जो कि सामाजिक न्याय का सवाल है। और देश में महिलाओं की जो स्थिति उससे इसे जोड़ना होगा, और न्याय के सवाल पे इस देश के किसान इकट्ठे हो रहे हैं। तो युवा को न्याय चाहिए, उसके लिए इसका मतलब है रोजगार। महिला को न्याय चाहिए, उसका मतलब है मान, इज्जत। अ, किसान को न्याय चाहिए, उसे उसके लिए मतलब है एमएसपी। न्याय चाहिए इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी को, उसके लिए सामाजिक न्याय का मतलब है सत्ता में भागीदारी, हिस्सेदारी। तो क्या इस सब तरह जो अभी तक इशारा है वो ये है कि इस एक व्यापक न्याय की मांग करते हुए ये यात्रा निकलेगी। अब अब सवाल एक ये है एक कि एक क्या चीज ये बीच में, व्यापक न्याय, जी बीच में करो, चूंकि हम लोगों के लिए कंसर्न वही है जो मैंने जिक्र किया। ये देखिए, दैनिक भास्कर अखबार की कल की हेडलाइन है, आज भी सारे अखबार में और मीडिया में वही है। हेडलाइन क्या है? 16 जनवरी को यजमान के सरयू स्नान से शुरू होगा अनुष्ठान। और यजमान कौन? प्रधानमंत्री मोदी यजमान बनाकर ये अनुष्ठान करेंगे। 17 को नगर भ्रमण। अब नीचे जो प्रोग्राम है ये रहेगा कार्यक्रम, प्राण प्रतिष्ठा तक पूरे 7 दिन का अनुष्ठान। और पहला कार्यक्रम 16 जनवरी को क्या है? यजमान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रायश्चित, और उसके बाद सरयू के तट पर 10 स्नान। मतलब इस तरह के जो पूजा पाठ पंडितों पुरोहितों के साथ यजमान बनकर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, तो ये तो एक तरह से धार्मिक अनुष्ठान है। लेकिन इसके अलावा सियासी फायदे के लिए जो बिसात बिछाई जाएगी, एक लूज बॉल, एक लूज स्टेटमेंट, जैसे ही किसी ने कहा कि हम इसमें नहीं शामिल होंगे, जैसे अभी खबर कुछ देर पहले आ रही है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि हम इसमें शामिल शायद नहीं होंगे, ऐसी कोई खबर ट्विटर पर देख रहा हूं, पुष्टि नहीं है। लेकिन जैसे खबर ये आई कि जो मंदिर न्यास समिति है उसने विपक्ष के सभी नेताओं को इंक्लूडिंग मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, सबको न्योता दिया। अब न्योता स्वीकार करें या न करें यह मंथन चिंतन चल रहा होगा। नहीं करेंगे, खबर आएगी तो कहेंगे ये तो राम मंदिर के न्योते में भी इनकार कर रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा से लेकर उद्घाटन तक के विरोधी हैं। तो ये कैच 22 सिचुएशन विपक्ष की होगी, और उसी बीच राहुल गांधी की ये यात्रा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। खेल सारा यही है, जैसे मैंने कहा, इस सारे खेल का ना तो राम से कोई संबंध है, ना धर्म से कोई संबंध है, ना आस्था से कोई संबंध है, ना मर्यादा से कोई संबंध है। ये शुद्ध राजनीतिक तिकड़म का खेल है। और इसमें आड़ के रूप में, इसमें एक हथियार के रूप में भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खेल होगा। और एक बात देखिए स्पष्ट है, इस देश के किसी भी व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वो किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाए। अगर माननीय नरेंद्र मोदी अपनी व्यक्तिगत हैसियत से जाते हैं, उनको पूरा अधिकार है। जी, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री, कोई गुरुद्वारा यजमान स्थापित होकर। करने जाए, कोई गुरुद्वारा स्थापित होने करने के लिए यजमान होके जाए, मस्जिद बनाने के लिए बतौर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, चर्च बनाने के लिए पहुंचे या मंदिर बनाने के लिए पहुंचे, ये किस तरह से इस देश के संविधान और उसकी आत्मा के अनुरूप है, मैं नहीं जानता। यही बात विपक्ष के नेताओं पे लागू होती है। अगर व्यक्तिगत हैसियत से इन तमाम
अयोध्या मंदिर के न्यासियों को लगता है कि एक विदेश में जन्मी ईसाई मूल की एक महिला को बुलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर बुलाएँ, ये इनके मतलब हृदय के लिए बहुत अच्छा, हृदय का बहुत अच्छा संकेत होगा। लेकिन बतौर पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर के बुलाया जाए किसी को, इसका तो कोई मतलब नहीं है। किसी मुख्यमंत्री को बतौर मुख्यमंत्री बुलाया जाए, मैं समझता हूँ बतौर मुख्यमंत्री, बतौर इस देश के संवैधानिक किसी भी पद पे रहते हुए किसी व्यक्ति को यदि उस पद की हैसियत से बुलाया जाए, तो एक संवैधानिक मर्यादा यही कहती है कि वो कहें कि ना, ये मैं इस हैसियत से नहीं आ सकता। व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी का भी पूरा अधिकार है। तो मगर आप सही नहीं, कह रहे हैं लेकिन कि लेकिन इसका लेकिन देखिए, इस यही मर्यादा से कोई पेचीदगी, मतलब नहीं है, तो यही पैंतरेबाज़ी पेचीदगी है, यही पेचीदगी है। अगर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, दो चेहरा नहीं है कि दिल्ली में कल्याण मार्ग पे, लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री हैं, अयोध्या चले गए तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं वडनगर वाले, ऐसा तो है नहीं। तो उनके साथ, उनकी शख्सियत के साथ उनका पद उनके साथ है। अब जो आप करें उसको थोड़ा और डिटेल समझूं कि क्या आपका सुझाव ये है या आपका मानना ये है कि पहले तो प्रधानमंत्री, और सब मैं समझ गया, मैं भी ये व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं, संवैधानिक तौर पर किसी एक धर्म के प्रतिनिधि या किसी एक धर्म के पीठाधीश्वर या किसी एक धर्म के सबसे बड़ी शख्सियत के तौर पर पहचान न बननी चाहिए, क्योंकि उसी देश में बाकी धर्मों के लोग रहते और सबके साथ न्याय करने के लिए आपका किसी एक धर्म विशेष का नुमाइंदे के तौर पर पहचान को उस तरह से होना जरूरी नहीं, एक बात। लेकिन उसके साथ दूसरी बात है योगेंद्र जी, कि अगर विपक्ष के लोगों को बुलाया गया तो आप क्या सुझाव देते हैं, या क्या आपको लगता है क्या उनको करना चाहिए? ये द्वंद्व उनके भीतर अभी होगा और बीजेपी इसका इंतजार कर रही होगी कि कहां कहां से न्योते का रिजेक्शन आता है और कैसे उनको राम विरोधी घोषित किया जाए। जी, आप कह रहे हैं तो यही खेल है। ये तो वही मतलब गुगली है। इसका कोई आस्था, धर्म, मान्यता इससे तो कोई मतलब है नहीं, और ना ही उनको हृदय में कोई इच्छा जाग गई है कि सोनिया गांधी जी के बिना ये प्राण प्रतिष्ठा संपन्न नहीं होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बिना ये संपन्न नहीं होगी। ऐसी तो कोई उनके हृदय में विचार आए हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। सीधे-सीधे उंगली है कि भैया ये देख, अब बताओ इसका क्या जवाब दोगे? मेरा ऐसा समझ है कि जो कोई एक उस स्थिति में हो, जो कोई भी जिसे एक संवैधानिक, किसी भी संवैधानिक कानूनी पद की हैसियत के नाते जिसको भी न्योता दिया जाए, जिसके नाम के नीचे मान लीजिए मेरे पास आता है न्योता, कहता है योगेंद्र यादव पूर्व अध्यक्ष स्वराज इंडिया, योगेंद्र यादव भारत जोड़ो अभियान। मैं तुरंत हाथ जोड़ूंगा, कहूंगा भैया भारत जोड़ो अभियान का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये न्योता क्योंकि आपने किसी एक पदासीन व्यक्ति को दिया है, वो पदासीन व्यक्ति इसे स्वीकार करने में असमर्थ है। हाँ। वो तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को ये कहना चाहिए इस देश के अंदर जिस दिन, और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं अजीत भाई, ये मैं केवल हिंदू संदर्भ में नहीं कह रहा। पंजाब में अक्सर ऐसा हुआ है कि सरकारों ने सरकार की अपनी राजनीतिक, अपना पद की गरिमा और सिख धर्म की मान्यता और रीतियां, दोनों में घालमेल हुआ है पंजाब में भी कई बार, और मैंने उसके बारे में भी कहा है कि ये ठीक चीज नहीं है। आप अपना कुर्सी से उतरिए, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जाइए और उसके बाद आप सेवा कीजिए, आपका सब अधिकार है। लेकिन आप बतौर एक अपने पद पे रहते हुए, अपने पद की गरिमा के हिसाब से, चाहे वो सिख धर्म के लिए किया जाए, चाहे वो हिंदू धर्म के नाम पे किया जाए, चाहे किसी भी धर्म के लिए किया जाए, ये सब चीजें ठीक नहीं है कि हमारे देश की संवैधानिक मर्यादा के लिए। तो एक मर्यादा अनुरूप क्या काम होगा, चूंकि भगवान राम के नाम पे किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ मर्यादा सबसे ऊंचा शब्द होना चाहिए, और उस मर्यादा के अनुरूप ये नहीं होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। चलिए, अब उस पर बाकी दल क्या करते हैं हम देखते हैं, लेकिन जाहिर है जो मैंने कहा कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी रामपथ पहुंचेंगे, स्टेशन का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद 15 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और उसके बाद जो कुछ होगा। अब वापस लौटते हैं कि राहुल मैं गांधी एक की। चीज और जोड़ना चाहता हूँ जी जी, अजीत भाई, प्लीज वो प्लीज ये कि प्लीज। तय इससे नहीं होगा कि आप वहां गए या ना, हाँ। तय इससे होगा कि इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं। राजनीति में अगर एक व्यक्ति कुछ कर रहा है, दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है, उसकी आलोचना कर रहा है, उसे गलत बता रहा है, तो जो कुछ कर रहा है वो आगे बढ़ेगा।
सही कर रहा है, गलत कर रहे हैं, वो आगे बढ़ेगा। आप कर क्या रहे हैं? क्या आपके पास कौन-सा बड़ा मुद्दा उठाने को है? तो इसलिए ये जो भारत न्याय यात्रा की घोषणा है, 14 तारीख से शुरू हो जाएगी, जो संक्रांति का दिन है, उससे शुरू हो जाएगी, अच्छी बात है। अब इस यात्रा के पास क्या ऐसा मैसेज होगा? क्या न्याय शब्द पर्याप्त है? राम की जो धुन बजाई जाएगी, उसकी काट करने के लिए? क्या संवैधानिक मान्यताएँ अपने आप में पर्याप्त हैं लोगों की धार्मिक आस्थाओं का मुकाबला करने के लिए, आस्थाओं का जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके साथ मुकाबला करने के लिए? ये सवाल है। तो मेरे ख्याल में विपक्ष के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो न्योते को हाँ करें या ना करें। ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उसके बरक्स वो क्या करें? क्योंकि छोटी लाइन को मिटाने की आप कोशिश करेंगे, आप छोटे होते जाएँगे। उसके बरक्स आप एक लंबी लाइन खींचेंगे, वो ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि विपक्ष और क्या करेगा? हाँ, उसी का एक काउंटर सवाल है ऐसे वक्त में जब जो मंदिर और भगवान राम को लेकर अनुष्ठान और तमाम चीजें होगी, जैसे कल ही परसों कुछ ट्विटर पर तस्वीर आ रही थी, बीजेपी के किसी स्टेट यूनिट ने, शायद कर्नाटका यूनिट ने एक स्केच बना दिया कि प्रधानमंत्री मोदी राम का मतलब राम के बाल रूप का हाथ पकड़ के अयोध्या की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये तो अब तारीख घोषित करने की रवायत है और ये करते रहेंगे। बात आती है कि राहुल गांधी अगर ये 67 दिन की इस यात्रा पर निकलते हैं और जो एक लंबा रोड मैप है, रोड मैप नहीं कहूंगा, रूट मैप है, एक लंबा रूट मैप है, 14 राज्य 85 जिले कम नहीं होते। आपको लगता है कि ये 3 महीने की यात्रा से कोई बहुत गेम चेंज होगा? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का रिजल्ट तो आदमी देखेगा सियासत के पैमाने पर या इलेक्शन रिजल्ट के पैमाने पर। तब भी बहुत सारे लोग कहते थे कि इसको मोहब्बत की दुकान है और इसको आप नफरत मिटाने की मुहिम है, इसको आप चुनावी नफा नुकसान के नजरिए से नहीं देखेंगे। देखिए, लेकिन क्या वो तर्क यहाँ लागू होगा? तब तो चुनाव है, फिर मार्च में, फिर इस यात्रा का अंजाम तो वही देखा जाएगा। देखिए, वो तर्क तब भी लागू नहीं होता था, अब भी लागू नहीं हाँ। होता है। मैं तो तब भी खुल के कहता था और भारत जोड़ो यात्रा के एक यात्री के बतौर भी मैं कहता था कि एक राजनीतिक यात्रा है। राजनीति करना कोई बुरा शब्द नहीं है, बहुत सुंदर शब्द है। और इस देश में झूठ और नफ़रत की राजनीति की काट के लिए मोहब्बत की राजनीति करने में क्या शर्माने की बात है। हम्म, हम्म, इसी तरह से ये यात्रा होती है, चुनाव से कुछ हम्म, महीने पहले होती है। हम्म, जाहिर है ये चुनाव से जुड़ी हुई यात्रा रहेगी। जाहिर है हम्म, ये चुनाव का माहौल सेट करने वाली यात्रा होगी। जाहिर हम्म, है इसका असर चुनाव पे पड़ेगा और हम्म, डालने की कोशिश होनी चाहिए। इसके बारे में ना कोई हम्म, संकोच होना चाहिए, ना कोई लाग-लपेट होना चाहिए। हम्म, अ, अब सवाल ये है कि क्या ये यात्रा वो कर पाएगी? और यही चुनौती है। पहला ये कि कांग्रेस के एक साधारण वर्कर का और लीडर का जो मनोबल टूटा है पिछले महीने भर में, क्या उसे वापस जोड़ने में समर्थ हो पाएगी? हम्म, अ, उसके लिए ज़रूरी होगा कि जहाँ-जहाँ से यात्रा जाए, वहाँ-वहाँ कांग्रेस वर्कर से मिलना, वहाँ के लोगों में उत्साह पैदा करना। एक बात तो तय है कि कांग्रेस का नेतृत्व दिल्ली में बैठ के एक हॉल के अंदर मीटिंग करता रहे, उससे तो कहीं बेहतर ये यात्रा होगी ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी का चेहरा कभी-कभार किसी वीडियो में दिख जाए, उससे कहीं बेहतर होगा कि सड़क पे चल रहे होंगे, तो इसमें तो खैर कोई संदेह नहीं। ज़ीरो से तो बेहतर है ही। आज की जो स्थिति होगी उससे तो बेहतर है ही। लेकिन क्या जो एक टूटा हुआ मनोबल है, उसको जोड़ने में समर्थ हो पाएगी? ये एक गंभीर चुनौती है, जिसका जि जिस जो जिसका जवाब भी हम आज नहीं दे सकते चूँकि हमें इस यात्रा का पूरा प्रारूप पता नहीं है, यात्रा का चलिए, संदेश क्या है? ठीक है। अब लेकिन हम क्या विषय को न्याय शब्द से अपने आप होगा काफ़ी नहीं है, लेकिन न्याय शब्द में क्या कुछ होगा? किन-किन हम्म, माँगों को जोड़ा जाएगा? समाज के किन लोगों की आकांक्षा को, किन लोगों के सपने को? क्या इस हम्म, यात्रा में कोई 4-5 बिल्कुल ऐसे कॉन्क्रीट गारंटी या ऐसी कुछ चीज़ रखी जाएगी, जो हम्म। सीधे-सीधे कांग्रेस का मैनिफेस्टो बने? अगर वो बनता है, तो थोड़ा-सा सामंजस्य होगा। चलिए, अब हम विषयांतर होते हैं, चूंकि चुनाव 3 महीने बाद करीब करीब है और सबकी नजर उस पर चुनाव पर होगी। तो विषयांतर होते हुए कि जो इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग हुई, तीसरी और चौथी मीटिंग के बीच 108 दिनों का फासला रहा और उसके बाद हुआ, अब जो जानकारियां आ रही है कि 10-15 जनवरी तक
सीट शेयरिंग पर आपसी सहमति हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि उन राज्यों में जहां रीजनल पार्टियां हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो, जिन राज्यों में, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, वहां एक सहमति बनाने की कोशिश हो रही है, जो कहा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि देर हो गई ये सब होते होते, या अभी भी वक्त है कि अगर सीट शेयरिंग पर खुलकर सब सहमत हो जाए, तो क्या 2024, जो आपने 10 दिन पहले लेख में 15 दिन पहले लिखा था 8 दिसंबर को, 2024 रेस इज स्टिल ओपन? अजित भाई, मैं फिर स्पष्ट कर दूं मैं जो लिखा था, क्योंकि हमारे देश में दिक्कत ये होती है कि कुछ भी कहो उसको लोग भविष्यवाणी मान लेते हैं। मैंने केवल इतना ही कहा था, और फिर स्पष्ट कर दूं कि 2024 अभी भी ओपन रेस है, इस मायने में कि बीजेपी को 273 से पहले रोकना संभव है, बीजेपी को हराना संभव है। बीजेपी अभी भी स्लिपरी स्थिति में है, क्योंकि जिस जिस राज्य में उसको मैक्सिमम मिल सकता था वो तो मैक्सिमम पे पहुंची हुई है, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंची हुई है। कई राज्यों में उसके सीटें गिरने की अच्छी खासी संभावना है। अब उस खामियाजे को पूरा करने के लिए कोई नया राज्य बीजेपी के पास है नहीं, ये तो बुनियादी स्थिति है। बीजेपी को हराया जाना संभव है। क्या जो चीज संभव है वो व्यवहार में होगी, इसकी भविष्यवाणी मैं अभी नहीं कर रहा। अभी से करना पूरा संभव होगा, उसे देखना होगा कि क्या एक्चुअली जमीन पे किया जाता है ना। जो उसके लिए देखना होगा, एक तो उसके लिए दो तीन चीजों की जरूरत है। एक तो सीटों का सीट एडजस्टमेंट, सीट शेयरिंग में देरी हुई है, लेकिन असंभव देरी नहीं है, क्योंकि अगर फरवरी के महीने तक भी सीट शेयरिंग हो जाती है, मार्च में डिक्लेयर होना शुरू होगा, तब तक हो जाएगा। लेकिन एक चीज में देरी हुई है, और वो अभी भी नहीं हो रही, और वो है कि आप खाली सिर्फ ये कहना कि हमने इतना बड़ा गठबंधन बना लिया और इसके जरिए हम सीट शेयरिंग करेंगे, ये जनता को आकर्षित नहीं करती है। जनता जानना चाहती है कि भाई आप चलिए बीजेपी का विरोध करते हैं, क्यों विरोध करते हैं? आपको क्या मुद्दे मोदी क्या से है? व्यक्तिगत खुनक है, या कि आपके पास कोई सपना है देश को दिखाने का? वो सपना क्या है बताओ तो मुझे, तुम क्या करोगे? इसका जवाब अभी तक इंडिया कोalition की तरफ से नहीं मिला है। और इस 19 तारीख की महत्वपूर्ण मीटिंग के बाद क्या बयान आया? ईवीएम के बारे में बयान आया, और तो कोई बयान भी नहीं आया लिखित। तो एक लिहाज से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 100 दिन का फासला जो नहीं होना चाहिए, तो 100 दिन के फासले का कोई कारण नहीं था। और उसके बाद भी कोई बड़ी घोषणा का ना होना, वो इंडिया कोलिशन की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को छोटा करता है। और संभावना, मैं बार बार लिखता भी रहा हूं अजीत भाई इसके बारे में, पहले दिन से मैं कहता रहा हूं कि इंडिया कोलिशन की सबसे बड़ी ये नहीं है कि सीट शेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि सीट शेयरिंग तो पहले से हो रखी, बिहार में हो रखी थी, झारखंड में हो रखी थी, महाराष्ट्र में हो ही जानी थी, तमिलनाडु में हो रखी है। तो इसके अलावा कोई बहुत बड़ी होने वाली है। असली खेल सीट शेयरिंग का नहीं था। असली खेल ये है कि आप इस देश के सामने एक नया विकल्प, एक नया सपना, एक नई योजना, कुछ नई गारंटी, और इस देश का वो व्यक्ति जो 8-9 साल से 10 साल से महसूस कर रहा है कि मैं कहाँ हूं, इस पूरी नए भारत में मैं कहाँ हूं, उस व्यक्ति को आप जोड़ पाते हैं या नहीं, उस काम में देरी हुई है। और अगर वो तुरंत नहीं होता तो मैं समझता हूं उसका खामियाजा विपक्ष को लेना ही ये पड़ेगा। बहुत ये बहुत अहम बात योगेंद्र जी आपने कही। यही सवाल है, देखिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर बैठे खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, या बाकी लोग, वो यही कहते हैं रैलियों में, सभाओं में, कि इंडिया गठबंधन के पास कोई एजेंडा नहीं। इंडिया तो कहते भी नहीं, घमंडिया कहते हैं, ये जो भी है, लेकिन सिर्फ एक है कि मोदी को हराना है। और ऐसा परसेप्शन अगर बनता है कि ये सिर्फ इसलिए जुटे कि मोदी को हराना है, तो ये भी हो सकता है कि मोदी का वोटर और एकजुट हो जाए कि सिर्फ हराने आ रहा है, ये बताने नहीं आ रहा है कि हम क्या तुमको देंगे। जो आपने कहा कि आपके पास सपना क्या है, आपके पास सोच क्या है, आपके पास 5 साल की दृष्टि क्या है, कि आप क्या 5 साल में करना चाहते हैं जो नहीं हुआ, और कैसे करेंगे। वो जो एक रोड मैप है, वो इंडिया गठबंधन को अब तक पेश करना चाहिए था, जो नहीं आया, जो आप कह रहे हैं। आपको मैं इतिहास की एक बात याद दिला दूं, 1971 में ये देश का बहुत निर्णायक चुनाव था। उस चुनाव में, अब हम भूल जाते हैं, एक तरफ इंदिरा गांधी थी,
जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, कांग्रेस के एक धड़े का प्रतिनिधित्व धड़े कर रही थी। बिल्कुल टूट हो बाकी चुकी धड़ा है। टूट चुका था और लोग समझते थे कि ज्यादा वजनी लोग जो थे वो दूसरे धड़े में। इंदिरा गांधी का कांग्रेस आर छोटा था, कांग्रेस ओ को बड़ा माना जाता था, संगठन उसके साथ था। यही नहीं, बाकी तमाम ऑपोजिशन पार्टी भी जुड़ गई थी। उस वक्त महागठबंधन शब्द नहीं चला था, लेकिन भारतीय राजनीति का पहला महागठबंधन 1971 लोकसभा चुनाव था, जब कांग्रेस का एक धड़ा एक तरफ और कांग्रेस के दूसरे धड़े सहित सारे विपक्षी दल दूसरी तरफ। उसमें उस जमाने के सोशलिस्ट शामिल थे, उस जमाने की जनसंघ शामिल थी, उस जमाने के लोकदल शामिल था, सबका महागठबंधन हुआ था। कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस के साथ थी और कोई कांग्रेस के साथ उस वक्त नहीं था। इंदिरा गांधी ने उस वक्त क्या कहा था? इंदिरा गांधी ने कहा था, ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं हम कहते हैं कहती गरीबी हूँ हटाओ। उस एक स्लोगन ने पूरे विपक्ष को ध्वस्त कर दिया था। नरेंद्र मोदी बहुत कुछ जो करते हैं उसमें इंदिरा गांधी के किए की ध्वनि और छवि आपको नजर आती है, कम से कम मुझे तो आती है। उन्होंने बहुत ध्यान से इंदिरा गांधी को देखा था और बहुत कुछ उनसे सीखा। तो बीजेपी निश्चित ही ये कोशिश करेगी कि ये जो पूरा गठबंधन है, खैर मंडिया वगैरह कहते हैं, घमंड में तो खैर बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री का तो खैर कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन जो भी नाम है, बीजेपी की कोशिश रहेगी ये साबित करने की कि देखिए सारे लोग को मोदी से खुंदक है, कुर्सी पे बैठे हुए थे, आजकल इन लोगों की दुकान चल नहीं रही है, इसलिए हल्ला कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ है, इसलिए शोर मचा रहे हैं। बीजेपी ये बार बार प्रचारित करने की कोशिश करेगी। उसका मुकाबला केवल ये कह के नहीं हो सकता कि बीजेपी का प्रचार है, केवल ये कह के नहीं हो सकता कि बीजेपी घमंडिया है। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास देश के अंतिम व्यक्ति के लिए क्या योजना है। बीजेपी ने किसानों को एमएसपी का वादा करके कुछ उनके हाथ में नहीं दिया, उनकी आय दोगुनी करने का झुंझुना दिखा के कुछ नहीं दिया। आप उसे क्या देंगे? क्या आप उसे एमएसपी की गारंटी देंगे, लीगल गारंटी? बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल सृजित करने का वादा करके 10 साल में भी 2 करोड़ रोजगार जो थे वो रोजगार कम कर दिए। अब आपके पास रोजगार सृजन की क्या योजना है? क्या वैकल्पिक प्रस्ताव है आपके सामने? कोई गारंटी है आप जो दे सकते हैं? क्या इस देश में सरकारी नौकरियां नियमित रूप से एडवर्टाइज की जाएंगी, उनका फेयर सिलेक्शन किया जाएगा? इसका आप कोई योजना बना सकते हैं? शहरी बेरोजगारी के बारे में क्या कर सकते हैं? महिलाओं के साथ इस देश में महिलाओं को अपने काम के लिए कुछ नहीं मिलता, उनके साथ तमाम तरह की घटनाएं होती हैं। महिला का वोट का महत्व है, तो इस देश राष्ट्र निर्माण में जो महिला का योगदान है उसको आप किस तरह से स्वीकार करेंगे? और इस देश के गरीब व्यक्ति की आज जो आकांक्षा है केवल भोजन की नहीं, उसको राशन से कुछ ज्यादा चाहिए। 2 चीजें उसे चाहिए इस देश के हर गरीब व्यक्ति को, शिक्षा और स्वास्थ्य। बच्चे के लिए शिक्षा आज हर व्यक्ति की आकांक्षा है और वो कहीं ढूंढ ढांड के कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल देखता है जिसमें 500,000 रुपए प्रति महीने फीस देता है, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो अपने बच्चे के लिए शिक्षा चाहता है और एक हारी बीमारी परिवार में हो जाए तो जमीन बिक जाती है, जेवर बिक जाता है। व्यक्ति इससे डरता है कि कभी अस्पताल का मुंह ना देखना पड़ता है। क्या 2 चीजों की गारंटी इस देश के गरीब व्यक्ति को दी जा सकती है कि तुम्हारे बच्चे की शिक्षा तुम्हारी जेब में कितना पैसा है उस पर निर्भर नहीं करेगी, बच्चे की जो योग्यता मेहनत है उसके हिसाब से सब शिक्षा उसको मिलेगी। और अगर भगवान ना करे कोई बीमारी हो गई तो किसी गंभीर बीमारी का इलाज करना आपकी व्यक्तिगत नहीं, ये राज्य की जिम्मेवारी है। क्या ऑपोजिशन ऐसी बात कह सकता है? ऐसी बड़ी बात कहकर ही आप बड़ी बात कह के और उसको एक योजनाबद्ध तरीके से, खाली झूठे सपने दिखा के नहीं, 15 लाख वाले जुमले की तरह नहीं, क्योंकि वो लोग देख चुके हैं 15 लाख वाले जुमले। क्या ऐसी कोई ठोस चीज विपक्ष देश के सामने रख सकता है क्या? ये एक परीक्षा होगी और जनता ये तो ये जानना क्यों नहीं चाहेगी। रख पा रहे? अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्यों नहीं रख पा रहे और अब कब रखेंगे जब 3 महीने चुनाव के बच गए? आप अपने शो पे जब अगली बार कांग्रेस के और विपक्ष के नेताओं को बुलाएं, उनसे सवाल जरूर पूछिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, मैं भी पूछना चाहता हूँ, आप भी पूछना चाहते हैं। मैं समझता हूँ राजनीति में
कई बार लोग इतने छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं। राजनीति का खेल यही होता है कि वो आपको दैनंदिन छोटी चीज़ों में उलझाए रखती है और हम्म, बड़े सवाल पीछे रह जाते हैं। तो ये जो बड़े सवाल हैं, बिल्कुल हम्म, आपने भी ठीक कहा, मैं भी आपसे सहमत हूँ, आप भी मुझसे सहमत हैं, हम्म, कि जब तक हम्म, ऐसी कोई बड़ी चीज़ देश के सामने नहीं रखी जाएगी, तो भाई मैं वोटर हूँ, मैं झारखंड में पलामू में बैठा हूँ, मुझे आप क्या दिखा रहे हैं? मैं क्यों आप होगा आपका झगड़ा, हम्म, आप कुछ कहते हैं संविधान का कुछ हो रहा है, मुझे तो संविधान समझ नहीं आता। आप हम्म, कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम्म, पलामू में बैठे हुए, गाँव में बैठे हुए मुझे तो थानेदार नज़र आता है, मुझे तो आपका लोकतंत्र संसद हम्म, दिखाई भी नहीं देती। हम्म, आप मेरे जीवन में क्या लेके आएँगे? मुझे इसका उत्तर तो चाहिए ना। जब हम्म, तक ये उत्तर नहीं मिलता, तब तक ऑपोज़िशन किस आधार पे बड़े बदलाव की बात करेगा, इस पे एक सवालिया निशान है। हम्म। ये बहुत गंभीर बात कर रहे हैं योगेन जी। और यही है कि चूंकि वक्त बहुत कम है, बार बार हम लोग कहते हैं वक्त बहुत कम है, 3 महीना, इसलिए क्योंकि एक तरफ इतनी बड़ी मशीनरी है, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद 2019 का रिकॉर्ड है, अभी हाल के दिनों में 3 बड़े राज्यों में जीत है, और उन सब के बाद बाकी जो कुछ कहें, मीडिया है, मैनेजमेंट है, एजेंसियां हैं, सब कुछ है। उन सब के सामने अगर कांग्रेस या विपक्षी दलों के सामने अगर कोई अभी तस्वीर जनता के सामने पेश नहीं कर रहे हैं, तो सीट शेयरिंग बात करेंगे। लोग कहेंगे यार ये लोग तो खाली अपने सीट में उलझे हैं कि हमें 10 दो, हमें 20 दो। यूपी की खबरें, जैसे भी कुछ देर पहले कोई चैनल चलाने लगा कि कांग्रेस को अखिलेश 10 दे रहे हैं, कांग्रेस ज्यादा मांग रही है, तो ये फला, ये खबरें रोज चलेगी, रोज खटपट होगा। लोगों को लगे यार ये तो सीट के लिए लड़ रहे हैं, बाकी इनके पास कुछ कहने को नहीं है, तो ये तो नुकसान ही करेगा फिर। बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति को ये बिल्कुल स्वार्थ के खेल लगते हैं कि ये तो आपस में मतलब छीना-झपटी कर रहे हैं, अपने-अपने हिस्सा माँग रहे हैं। मेरे लिए क्या है भैया, तुम्हारे खेल है क्या राजनीति सिर्फ? ज़ाहिर है एक व्यक्ति ये सवाल पूछता है और ये सवाल केवल अ, विपक्ष के किसी तरह से विपक्ष सत्ता में कैसे आ जाए उसका सवाल नहीं है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, 2024 का चुनाव इस देश की एक नई संविधान सभा के चुनाव जैसा है, उतना महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं, संविधान जो सभा जो से क्यों जोड़ रहे हैं जो योगेन जी कोई आप भी इसे? इसलिए सीधा जोड़ रहा हूँ भैया कि 2024 का चुनाव गया और इस देश का संविधान अपने वर्तमान स्वरूप में गया। आप गारंटी से लिख के ले लीजिए मुझसे अरविंद भाई ये बात अजीत भाई। अ, अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी वापस आती है, तो इस देश में इमरजेंसी में जो 42वां संशोधन आया था ना, आपको मुझे याद है, अब नई पीढ़ी को तो याद भी नहीं होगा 42वां संशोधन क्या था। 42nd अमेंडमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था इमरजेंसी के दौरान। कहने को संविधान का संशोधन था, जैसे कई संशोधन होते हैं। लेकिन वो एक संशोधन इस देश के संविधान की आत्मा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। संविधान के में 25-30 जगह पे संविधान संशोधन कर दिए गए थे और जो-जो इस संविधान की आत्मा थी, लोकतांत्रिक आत्मा को हम्म, हम्म, एक तरह से नष्ट करने की पूरी व्यवस्था कर ली गई। हम्म, हम्म, मेरा ऐसा संदेह है कि हम्म, बीजेपी अगर सत्ता में आती है और अगर ठीक-ठाक खुद अपनी मेजॉरिटी लेके आती है, तो इस देश के संविधान में ऐसा ही कोई बदलाव होगा, वो 118वां संशोधन, 142वां संशोधन, जो भी उसका नाम होगा। कहने को संविधान में संशोधन होगा, वो प्रिएम्बल में कहीं सनातन शब्द को डाल दिया जाएगा, सेकुलर को निकाल दिया जाएगा, हाँ, तो फंडामेंटल राइट्स उससे उससे प्रियम्बल से उनको दुश्मनी है ही, सेकुलर और सोशलिस्ट, ये सब बिल्कुल क्यों वो तो डाला गया? कह ही चुके हैं। उनको जी, सेकुलर नाम से चिढ़ है। वो जी आजकल एक नया सोच शब्द है कुछ सालों में, सेकुलर। जी, तो ये तमाम चीज़ें ऐसा इशारे किए हम्म, जाएँगे। देखिए, कहीं हम्म, ये लिखा नहीं जाएगा भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ना लिखा हम्म, जाएगा, ना लिखने की कोई ज़रूरत है उन्हें। हम्म, एक हम्म, सनातन शब्द डाला, सेकुलर निकाल के सनातन डाला जाएगा। हम्म, कहीं पे ह्यूमन राइट जहाँ-जहाँ आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनमें हल्की-हल्की कैंची लगाई जाएगी, बाकी कोर्ट सँभाल लेगा बाकी काम। इतनी कैंची चलाने के बाद तो कोर्ट इशारा समझ जाता है कि अब किस दिशा में चीज़ें जाएँगी। अ, जहाँ-जहाँ राज्यों के अधिकार हैं, फेडरलिज़्म है, उसके ऊपर कैंची चलाई जाएगी, केंद्रीयकरण की 3-4 चीज़ें की जाएँगी। अब आप कहेंगे कि भैया ऐसा संविधान संशोधन पास कैसे होगा? लोकसभा में 2/3 हो भी गया, तो राज्यसभा में 2/3 बहुमत कैसे आएगा? अजीत भाई उसका तरीका हमने पिछले सप्ताह देख लिया है। हम्म, ऐसे आएगा कि अब हम्म, किसी बहाने से विपक्ष में
राज्यसभा में विपक्ष के 40-50 सांसदों को सदन से निकाला जाएगा एक सत्र के लिए। और जिस दिन उन्हें निकाला जाएगा, उससे अगले दिन लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, 2 घंटे में पास किया जाएगा, उससे अगले दिन राज्यसभा में लाया जाएगा। संयोग से वो ऐसा समय होगा जबकि विपक्ष के 50 लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। बताइए क्या करें? अपनी अभद्रता के कारण, अनुशासनहीनता के कारण उनको निकालना पड़ा, और उस वक्त हमारे राज्यसभा के सभापति बहुत गमगीन मुद्रा में होंगे कि उन्हें ऐसा काम करना पड़ा इस देश के अनुशासन को बनाए रखने के लिए। और आनंद फानंद में संविधान संशोधन हो जाएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और आप तो जानते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में तो इस सब की तैयारी हो चुकी है। मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं, ये 2024 का मौका गया तो अपने वर्तमान स्वरूप में ये संविधान गया। इसलिए इस 2024 जो कोई इस देश के संविधान से प्यार करता है, और ये संविधान सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये संविधान इस देश की आजादी के आंदोलन का कपड़ा छान निचोड़ है, और उसके जो मूल्य हैं वो हमारी 3000 साल की सभ्यता के मूल्य हैं, उन पर हमला इस वक्त हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं 2024 का चुनाव इस देश के नई संविधान सभा के चुनाव जैसा महत्वपूर्ण चुनाव है, और इसलिए उस चुनाव, और अगर विपक्ष के नेता उतनी गंभीरता से इस चुनाव को नहीं लेते और सिर्फ मुझे क्या मिला, मेरी पार्टी को क्या मिला, मुझे 5 सीट, तुम्हें 6 सीट, केवल इसके अंदर रह गए, तो ये न सिर्फ उनकी अपनी राजनीति के लिए आत्मघाती होगा, बल्कि इस देश की जो भविष्य है उसके लिए बहुत ही एक क्या कहें, बहुत ऐसा कदम होगा जिसके लिए इतिहास उन सब नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा, अब आखिरी सवाल, चूंकि आपने 2024 और उसके बाद संभावित खतरे का जिक्र किया, संविधान बदलने या संविधान पर संभावित खतरे का जिक्र किया, और एक साथ में कि विपक्ष के नेता अगर गंभीरता से नहीं लड़े या गंभीरता से उन्होंने जो भी प्लान रोड मैप नहीं बनाया, अब मैं एक आखिरी सवाल के तौर पर, वो गंभीरता किस शक्ल में दिखनी चाहिए जिसके आधार पर जो आपकी लेख की हेडिंग है 2024 रेस इज स्टिल ओपन, जिससे 2024 में आपने कहा ना कि मोदी को हराना नामुमकिन नहीं है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि मोदी को हराना 2024 में नामुमकिन है, तो मुमकिन कैसे हो सकता है बकौल योगेंद्र यादव? पहली बात, जैसा कि हमने इस बातचीत में बार बार दोहराया, देश के सामने एक स्पष्ट एजेंडा रखिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, और एजेंडा का मतलब कोई 70 पेज का दस्तावेज नहीं। दुनिया, जनता 5 चीजों से ज्यादा याद नहीं रखती, 5 चीजें जो उंगली पे पता हो। एक किसान के लिए, एक नौजवान के लिए, एक महिला के लिए, एक दलित पिछड़े आदिवासी के लिए, एक गरीब के लिए। इन 5 वर्गों के लिए आपके पास क्या 5 ऐसी बड़ी बातें हैं, योजनाएं जो उन तक पहुंचे? नंबर 2, ये सीटों का जो तिया पांचा है, इसकी जो खींचतान, इसको बंद कमरे में जल्द से जल्द समाप्त कीजिए, और कम से कम जो जितना बड़ा नेता है वो उतनी उदारता दिखाए। और मैं समझता हूं इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस पे दूसरी पार्टियों से ज्यादा है, क्योंकि बाकी सब पार्टियों का लेके सब कुछ, अपना भविष्य एक राज्य में सीमित है, उस राज्य से बाहर उनके पास कुछ नहीं। कांग्रेस के पास कई राज्यों में स्टेक्स है, इसलिए एक बड़ी पार्टी, कांग्रेस बार बार कहती है हम पुरानी पार्टी हैं, बुजुर्ग पार्टी हैं, बड़ी पार्टी हैं। अगर बड़े हैं तो उनका एक बड़ा जिम्मेवारी भी बनता है कि इस सीट एडजस्टमेंट वाली चीज को जल्द से जल्द पूरा करे, और लोगों के पास एक यूनाइटेड होने की छवि लेके जाए। और तीसरा, अपना जनता के साथ संवाद कुछ ऐसे तरीके से कीजिए जो कि जनता से जुड़े। 22 जनवरी को बीजेपी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हथियाने की अपनी पुरानी 20 साल पुरानी 30 साल पुरानी कोशिश को आगे लेके जाएगी। क्या विपक्ष को राम के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? मेरे विचार से वो बहुत नासमझी की बात होगी, और बीजेपी यही चाहती है। बीजेपी फंदा लगा के बैठी है कि आओ कदम इसके अंदर पाओ, कहो हम राम विरोधी हैं, कोई ना कहो हम सनातन विरोधी हैं, कहो ऐसी बातें।
क्या वो कहने की बजाय विपक्ष एक ऐसी भाषा, एक ऐसा कम्युनिकेशन, एक ऐसा संवाद स्थापित कर पाती है इस देश के लोगों से, जो उनकी मान्यताओं, जो उनके विचारों, जो उनकी परंपरा से जुड़ते हुए कुछ बड़ी बात कह सके। अब जनवरी का महीना है, मैं आपको याद दिला दूं जनवरी के महीने में क्या कुछ है। 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले की जयंती है। 9 जनवरी को, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं, फातिमा शेख का दिवस है। 13 तारीख को लोहड़ी है। 14 तारीख को संक्रांति है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का दिवस है। आप इसमें दिन गिनते और जोड़ते जाइए। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष बोस का दिवस है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। 30 जनवरी को शहादत दिवस है महात्मा गांधी का। ये इतने प्रतीक हैं। इस देश में प्रतीकों की कमी नहीं है। क्या हम इस देश की मिट्टी के प्रतीकों के सहारे इस धर्मांधता और झूठ और नफरत की राजनीति का विकल्प खड़ा कर सकते? ये सबसे बड़ी चुनौती है। एक साधारण व्यक्ति से उसकी भाषा, उसके मुहावरे, उसके प्रतीक में उस तक पहुंचने और हमारे संविधान के मूल्यों को नई पीढ़ी तक दोबारा पहुंचाने की चुनौती है। क्लोज करने से पहले, चूंकि आपने बहुत अहम बात कही योगेंद्र जी, लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है। जितने आपने तारीख जो गिनाया, जो ऐतिहासिक तारीख है, सही बात है, जनवरी में महात्मा गांधी की शहादत भी हुई थी, और बहुत सारी चीज जो आपने जिक्र किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन ये सारी प्लानिंग महीनों की होती है सर। उसके लिए बहुत एकजुटता, ब्रेनस्टॉर्मिंग, मगजमारी, कई बैठकें, बहुत कुछ सोचना। ये तो जब 3.5 महीने बाद सीट शेयरिंग पर बैठे और उसमें भी कुछ लेके नहीं निकले, तो ये सब तो फिर दूर की कौड़ी है सर। फिर मतलब मैं निगेटिव बात कर रहा हूं, जो रफ्तार को देखकर। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, चिंता का विषय होना चाहिए। और ये बात है कि आपको ऐसी किसी बड़े संघर्ष में जब जाना होगा, एक मायने में तो ये संघर्ष आने वाले 25 वर्ष का संघर्ष है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको अगले 3 महीने में करनी है, और ये बातें पिछले 4-5 महीने में नहीं हुई। ये चिंता का विषय होना चाहिए। मुझे खुद इस बात पे चिंता रही, निराशा भी रही, बीच-बीच में कभी-कभी मायूसी भी हुई कि भाई क्या हो रहा है? क्यों नहीं ये सब हो रहा? हमारे पास इस झूठ और नफ़रत का जो सारा खेल खेला जा रहा है, इसका मुकाबला करने के लिए इस मिट्टी में कितने प्रतीक हैं। बाकी छोड़ दीजिए, आप सुभाष बोस को सिर्फ ले लीजिए कि सुभाष बोस ने क्या अपने 4 ब्रिगेड बनाए थे। सुभाष बोस के लेफ्टिनेंट कौन थे? सुभाष बोस के प्रतीक कौन थे? आप स्वामी विवेकानंद की शिकागो की स्पीच ले लीजिए, कहिए स्वामी विवेकानंद शिकागो में हिंदू धर्म की प्रशंसा में क्या शब्द इस्तेमाल किए थे, उसका सहारा ले लीजिए। कितने प्रतीक हैं हमारे पास। अगर उसका इस्तेमाल न कर पाए, तो जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ एक चुनाव और चुनावी संभावनाओं के साथ नहीं, ये हमारी संविधान और हमारी सभ्यता के मूल्यों के साथ अवमानना होगी। उसकी संभावनाओं के साथ न्याय ना कर जो न कर पाए, वो कहीं न कहीं बहुत गहरे तौर पे अपराधी होगा। लेकिन अभी इस मायूसी के मोड़ पे हम बातचीत को खत्म न करें। मैं चाहता हूँ कि अभी भी देखें, ये तो मैंने 1 जनवरी का महीना ही उठा लिया क्योंकि बात हो रही थी। ऐसा इस देश के 12 महीना में हमें मिलेगा। बस आप इसका इस्तेमाल करना तो शुरू कीजिए। देर है, लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। अभी भी बहुत कुछ बहुत किया जा सकता है। बहुत बहुत बेटा, ऐसे नहीं, बहुत अहम बात कही आपने। हालांकि जहां से आप ले गए इस आखिरी सवाल के जवाब में, वहां से 1 घंटे बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल 1 घंटे हम लोग बात कर चुके। इस संवाद को स्थगित करते हैं। वक्त, जैसा कि मैंने कहा, 3 महीने वक्त है, 3 महीने में बहुत कुछ देखना है। और अभी शुरू बीजेपी की तरफ से आगाज राम मंदिर के उद्घाटन से होगा, और राहुल गांधी अब यात्रा पर निकलेंगे। क्या होता है, क्या तस्वीर बदलती है 2024 में, इससे पहले हम लोग शायद 7-8 बार और बात करेंगे। फिलहाल योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, संजीदगी से आप अपनी बात कहते हैं। और मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं कि आपकी तरह जो आपकी आवाज में, वाणी में जो मिठास है, उसका 10-20% मुझ में भी आ जाए, तो थोड़ी
मेरी आवाज में जो अरे, एलर्जी है वो कम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।